अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में अपने सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन तक कवर किया था, यानी कि दूसरा आइन हमारा किस तरीके से बना और किस डेट पे बना, यहाँ तक कवर किया था। अब इस वीडियो में हम आगे का कवर करेंगे कि दूसरा आइन 1962 का हमारा आइन बनने के बाद क्या क्या चेंजेस आई, कौन कौन से इवेंट्स अकर हुए और किस तरीके से हमारा थर्ड आइन बना। ठीक है, तो बिना देर के जो हम समझना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था कि 8 जून 1962 को हमारा जो दूसरा आइन था वो कम इनटू इफ़ेक्ट हो चुका था, यानी कि वो लागू होना शुरू हो गया था उसका ऑपरेशन। उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट मार्शल लॉ जो थी वो आफ्टर 4 इयर्स जो है कम टू एन एंड, यानी कि वो ख़त्म हो गई थी। 4 साल बाद दूसरा आइन जो है वो ऑपरेट होना शुरू हो गया था। अब आइन बन गया है 1962 का। अब आइन के मुताबिक जो है न्यू इलेक्शन होने थे, इलेक्शन के थ्रू जो है फिर पाकिस्तान का कोई नया प्रेसिडेंट और पीएम वगैरह जो है ये सारे इलेक्ट किए जाएंगे। अब इलेक्शन होते हैं 1965 में और अयूब ख़ान जो है मैलिशियस तरीके से मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को जो है डिफ़ीट कर देते हैं और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जो कि अपोजिशन लीडर्स के साथ रखी जाती है। अयूब ख़ान रखते हैं और वो 26 जनवरी 1969 को होती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों होती है? वो इस वजह से होती है क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी हैं, अपोजिशन लीडर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो इन इलेक्शन को फेयर इलेक्शन नहीं कंसिडर करते कि भाई ये जो इलेक्शन हुए हैं और अयूब ख़ान एज अ प्रेसिडेंट चूज़ जो हुए हैं पाकिस्तान के, ये सब कुछ जो है फेयर तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स जो है चल रहे होते हैं। तो इसी वजह से अयूब ख़ान जो है एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं, अपोजिशन लीडर्स को इनवाइट करते हैं, जिसका नाम रखा गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इस नाम से वो जानी जाती है और ये कॉन्फ्रेंस जो है पहली 26 जनवरी 1969 को हुई और इस कॉन्फ्रेंस में कोई जो है डिसीजन नहीं निकला, यानी कि ये आपस में सेटलमेंट करना चाहते थे जिस कि जो अपोजिशंस हैं, अपोजिशन लीडर्स वगैरह जो है उनके साथ जो है कुछ सेटलमेंट वगैरह हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से अयूब ख़ान ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी थी और पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कोई नतीजा नहीं निकला और ये डिसाइड हुआ कि अगली दूसरी जो है मीटिंग रखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 10 मार्च को हुई और 13 मार्च तक चली। ठीक है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब उसके बाद क्या होता है कि अब मुल्क में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, अपोजिशन लीडर्स जो है वो सेटलमेंट के लिए राज़ी नहीं होते हैं, तो अयूब ख़ान जो है अपने पावर देना नहीं चाहते थे किसी को भी। तो इसी वजह से अयूब ख़ान क्या करते हैं कि वो अपने पावर जो है अपने ही बंदे को लाकर, यानी कि अपनी ही बिरादरी से, जिस तरीके से अपना सिकंदर मिर्ज़ा अयूब ख़ान को लेकर आए थे, ये सोचकर कि भाई ये मुझे मेरे पावर जो है इजीली इंजॉय करने देंगे, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। इसी तरीके से अयूब ख़ान ने भी यही सोच रखी और उन्होंने याया ख़ान को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे उस वक्त अपने पावर हैंड ओवर कर दिए 25 मार्च 1969 को। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड मार्शल लॉ इम्पोज हुआ 25 मार्च 1969 को बाय याह्या ख़ान। ठीक है, अब पहला हमारा मार्शल लॉ लगा था 8 अक्टूबर को 1958 में। दूसरा मार्शल लॉ हमारा लग जाता है 25 मार्च 1969 को। दूसरा मार्शल लॉ लगने की वजह यही थी कि मुल्क में सेटलमेंट कोई नहीं हो रही थी। ठीक है, ना अपोजिट पार्टी मान रही थी, ना अयूब ख़ान अपने पावर्स देने पे राज़ी थे और उन्होंने ये सोचा कि वो अपनी बिरादरी इन अ सेंस कह रही हूँ मैं कि मिलिट्री से वो लेकर आए कि भाई वो जब CMLA उनकी ही पार्टी का आ जाएगा कोई, तो वो अपने पावर्स जो ईज़िली इंजॉय कर सकेंगे। ठीक है, जो सोच सिकंदर मिर्ज़ा ने रखी थी वही सेम सोच अयूब ख़ान की थी। वो याह्या ख़ान को लेकर आए और मार्शल लॉ मुल्क में लगवा दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा सेकंड मार्शल लॉ लग चुका है अब। ठीक है, अब सेकंड मार्शल लॉ लगने के बाद याह्या ख़ान ने डिज़ोल्व कर दिया 1 यूनिट एंड रिस्टोर्ड प्रोविंस
प्रोविंसेस ऑटोनॉमस स्टेटस। ठीक है, अब उस वक्त मुल्क में हालात ज़्यादा ख़राब क्यों हो रहे थे, वो इस वजह से भी हो रहे थे कि भाई ये 1 यूनिट जो है एक्ट पास किया गया था, यानी कि जिसमें ये कहा गया था कि वेस्ट जो हमारा विंग है ना वो पूरा एक 1 यूनिट कहलाएगा। ठीक है, प्रोविंसेस सारे जो है ये मिलाकर पूरा एक प्रोविंस बना दिया जाएगा। ठीक, यानी कि जो अलग से एक पहचान थी पंजाब की, सिंध की, NWFP वगैरह की, बलूचिस्तान इनकी, ये अलग अलग से इनकी पहचान ख़त्म कर दी गई थी और वेस्ट पाकिस्तान को ओवरऑल एक 1 यूनिट, एक पूरा एक प्रोविंस कंसिडर कर दिया गया था। जिस तरीके से ईस्ट विंग ओवरऑल एक पूरा प्रोविंस था, सेम यही चीज़ जो है वेस्ट विंग के साथ की गई थी, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा झगड़े थे, लोग इस चीज़ के ऊपर जो है राज़ी नहीं थे। इस वजह से मुल्क के हालात जो है ज़्यादा ख़राब हुए थे। तो यही वजह थी ज़्यादातर मार्शल लॉ सेकंड लगने की। तो जब याया खान आए उन्होंने डिज़ोल्व कर दिया 1 यूनिट को, और जो प्रोविंसेस की ऑटोनोमियस स्टेटस था कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, NWFP अपना, ठीक है, जो आज खैबर पख्तूनख्वा है, इनको ऑटोनोमियस स्टेटस दे दिया। ठीक है, ऑटोनोमियस स्टेटस दे दिया, यानी कि इनकी अपनी एक अलग अलग पहचान है, ये सारे मिलाकर एक सूबा नहीं है, अलग अलग एक सूबा है। ठीक है, तो 1 यूनिट डिज़ोल्व करा उन्होंने। और उसके बाद याया खान ने दूसरा काम क्या करा, उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO जो है वो फ्रेम करवाया। ठीक है, पहला LFO जो किसने दिया था, वो याया खान ने दिया था, उसके बाद में जाके मुशर्रफ ने दिया था 2002 का। अब 1969 वाला जो है LFO वगैरह आ गया। उसके बाद जो है उस LFO के अकॉर्डिंगली जो है इलेक्शन किए गए, इलेक्शन हुए 1970 में। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा आइन जो है वो एब्रोगेट हो चुका था। ठीक है, दूसरी बार जो आइन था, पहला आइन भी जो है हमारा मार्शल लॉ की वजह से एब्रोगेट कर दिया गया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया था, उसका ऑपरेशन और उसकी कोई इफ़ेक्ट बाकी नहीं रहेगा, जैसे कि वो कभी बना ही नहीं था। समझ लीजिए कि इस तरीके से उसको ख़त्म कर दिया गया। दूसरा मार्शल लॉ हमारा लगा और उस दूसरे मार्शल लॉ ने 1962 का जो हमारा आइन बना 4 साल बाद जाकर उसको भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है क्या होता है कि फिर LFO बनाते हैं, यानी कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, क्योंकि उस वक्त के CMLA, ठीक है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव याया खान थे, तो उन्होंने एक ऑर्डर पास करा और उसके अकॉर्डिंगली जो है इलेक्शन हुए 1970 में। और 1970 के इलेक्शन के अंदर PP जो है वेस्ट विंग में अपना जो है इलेक्शन उन्होंने जीते, और ईस्ट विंग में जो है अवामी लीग जीती थी, जिसके लीडर उस वक्त मुजीबुर रहमान थे। ठीक है ना, यहाँ पर सॉरी ईस्ट विंग आएगा, मैंने यहाँ पे भी ईस्ट जो है पाकिस्तान लिख दिया है। अब ये जो 1970 के जो इलेक्शन हुए, इनमें क्या होता है कि वेस्ट पाकिस्तान यानी कि वेस्ट विंग जो था, इसमें पीपल्स पार्टी जीतती है और ईस्ट विंग से कोई भी नहीं जीता। ठीक है ना, अवामी लीग का एक भी कोई वोट नहीं, एक भी उसने जो है सीट नहीं जीती। और सेम जो है ये चीज़ ईस्ट विंग में होती है, यानी कि वहाँ पर जो है मुजीबुर रहमान जो अवामी लीग के लीडर थे वो जीतते हैं, मेजॉरिटी उनकी होती है, और पीपल्स पार्टी या दूसरी पार्टियाँ बिल्कुल भी नहीं जीतती, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान से कोई भी नहीं जीतता। ठीक है, अब दोनों की एक अलग अलग जो है मेजॉरिटी आ गई। अब यहाँ पर हुकूमत किसको मिले, ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्ट हो रहा था, और मुजीबुर रहमान और पीपल्स पार्टी के जो उस वक्त लीडर थे वो इस बात के ऊपर एग्री नहीं हो रहे थे कि वो दोनों मिलकर एक हुकूमत रन करें, आपस में सेटलमेंट कर लें। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो हेल्ड होता है इन ईस्ट पाकिस्तान टू सप्रेस द अपोजिशन एंड रिबेलियन विच रिजल्ट इन वार बिटवीन बांग्लादेश एंड वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अब क्योंकि अपना ईस्ट विंग के अंदर मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीते थे और सेटलमेंट के लिए कोई राज़ी नहीं था, और उस वक्त जो है काफ़ी सारे रिबेलियन भी जो है इमर्ज हुए थे, यानी कि बाकी जो कि बांग्लादेश को एक अलग स्टेटस दिलवाना चाहते थे। और इसकी वजह काफ़ी जो है इंडिया भी था, क्योंकि इंडिया ने बीच में इसका फ़ायदा उठाया कि इंडिया को ये दिख रहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी कि उस वक्त का जो ईस्ट और वेस्ट विंग था, इन दोनों में कन्फ्लिक्ट काफ़ी चल रहा था, और इस कन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया ने इंटरवीन किया और
ईस्ट विंग में रहने वाले लोगों को बागी करना शुरू कर दिया कि भाई पाकिस्तान है जो बांग्लादेश को वो बिल्कुल अबॉलिश कर देना चाहता है, ठीक है, और उनको कोई एक स्टेटस नहीं मिलना है, तो इस वजह से जो है उनको अपनी अलग से मुल्क बना लेना चाहिए, ठीक है, और उनको अलग से इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। मतलब ये कि उनका इन शॉर्ट दिमाग ख़राब करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो काफ़ी इस तरह रिबेलियन वहाँ पर इमर्ज होना शुरू हो गए थे, और अपोजिशन क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर अवामी लीग थी पीपी की, तो इन दोनों में आपस में कोई सेटलमेंट वगैरह नहीं हो रही थी कि गवर्नमेंट किसकी फॉर्म हो, ठीक। तो इस वजह से अब याह्या खान क्या करते हैं, ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में करते हैं, और वो इस ऑपरेशन सर्च लाइट, ठीक है, ये कोड नेम था एक ऑपरेशन का, और इसकी बेस क्या बनाते हैं कि ये ऑपरेशन किस लिए किए जा रहा है कि जो रिबेलियन पार्टीज़ वगैरह जो बांग्लादेश में इमर्ज हो रही हैं और वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब जो हो रहा है, सिर्फ उनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन इसकी आड़ में जितने भी अपोजिशन के सपोर्टर्स वगैरह थे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया था, ठीक है, उनको भी मर्डर किया गया था। काफ़ी ज़्यादा जो है हेक्टिक एक माहौल हो चुका था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब सबसे पहले तो ये कि ऑपरेशन सर्च लाइट 25 मार्च 1971 को हेल्ड होता है, ठीक है। अब इसी दौरान क्या होता है कि इंडिया जो है अटैक भी करता है ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर 3 दिसंबर को, और ये जंग जो है कंटिन्यू रहती है 17 दिसंबर तक, ठीक है। नूरुल अमीन जो है उस वक्त अपॉइंट होते हैं पीएम बाय याह्या खान ऑन 6 दिसंबर 1971। अब ये जो हमारे इलेक्शन हुए थे उसमें जो है क्या होता है, नूरुल अमीन को जो है वो पीएम एज आ पीएम जो है चूज़ किया जाता है। मीनवाइल ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, कि भाई देखो 1970 में इलेक्शन हुए, उसके बाद जो है 6 दिसंबर 1971 को याह्या खान नूरुल अमीन को जो है पीएम अपॉइंट कर लेते हैं, और नूरुल अमीन जो है वो ईस्ट विंग से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि पीपी जीती है वेस्ट विंग में और ईस्ट विंग में मुजीबुर रहमान जीते हैं, और उनकी गवर्नमेंट बनाने नहीं देना चाहते थे भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उस वक्त पीपी के लीडर, ठीक है। और उसी दौरान इंडिया ने अटैक भी कर दिया, ठीक है, और अपोजिशन पार्टी जो थी ईस्ट विंग के ऊपर ऑपरेशन सर्च लाइट भी हो गया। तो ये सारे जो जितने भी इवेंट्स थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वजह बनी, और बांग्लादेश जो है एक अलग मुल्क हो गया। हमारा जो है गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 16 दिसंबर 1971। बांग्लादेश जो है एक अलग आज़ाद मुल्क बन गया 16 दिसंबर 1971 को। और वजह क्या बनी, वजह वो ये सारी चीज़ें बनी कि ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो किया गया, इंडिया ने अटैक करा ईस्ट पाकिस्तान पे, ठीक है, और ये इनके दरमियान जो है वार रही, और ईस्ट पाकिस्तान और जो वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, इन दोनों में आपस में कन्वर्सेशन होना बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ठीक है। इंडिया बीच में आ गया था इनके, और इंडिया ने जो है उनको बागी करना शुरू कर दिया था। ऑपरेशन सर्च लाइट की वजह से जो ईस्ट पाकिस्तानी थे उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए जो वेस्ट पाकिस्तान था उस वक्त काफ़ी नफ़रत पैदा हो चुकी थी कि वो उनके राइट्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, उनको कोई बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और उनका स्टेटस ही बिल्कुल अबॉलिश कर देना चाहते हैं। वेस्ट पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा पावर ले लेना चाहता है, वो मेजॉरिटी पे आना चाहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वजह बनी थी कि जिसकी वजह से 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया। हमारा ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया वेस्ट पाकिस्तान से, ठीक है। अब नूरुल अमीन ने जो है, क्योंकि अब हमारा ईस्ट पाकिस्तान अलग हो चुका था और उस वक्त के पीएम हमारे नूरुल अमीन थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ पीएम 20 दिसंबर 1971 को, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट टर्म इनका पीरियड था, इन्हों को चूज़ किया गया था एज अ पीएम 6 दिसंबर को, और इन्होंने 20 दिसंबर को रिज़ाइन कर दिया पीएम की पोस्ट से, ठीक है। बहुत ही कम दिन का इनका टेन्योर था। उसके बाद जो क्या होता है कि याह्या खान जो है अपनी गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, ठीक है। ये फर्स्ट सिविलियन CMLA थे, ठीक है। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपी के लीडर थे उस वक्त। अब क्योंकि मुल्क में इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो चुका था, इतना ज़्यादा हेक्टिक माहौल फिर से क्रिएट हुआ था, ठीक है, और इस वजह से
याया ख़ान क्या करते हैं कि थर्ड मार्शल लॉ लगा देते हैं और एज अ CMLA यानी कि चीफ ऑफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर किसको चूज़ करते हैं, जुल्फ़कार अली भुट्टो को चूज़ करते हैं 20 दिसंबर 1971 को। हैंस द जुल्फ़कार अली भुट्टो वाज द फर्स्ट सिविलियन CMLA। ठीक है, फर्स्ट सिविलियन CMLA क्यों थे, क्योंकि जुल्फ़कार अली भुट्टो का मिलिट्री से कोई बैकग्राउंड नहीं था। ठीक है, वो एक सिविलियन थे और वो एक पॉलिटिशियन थे, लेकिन उनको जो है एज अ CMLA चूज़ किया गया। ठीक है, उसके बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है मुजीबुर रहमान को रिलीज़ कर देते हैं और एग्ज़ाइल कर देते हैं लंदन में। ठीक है, अब ये भी एक वजह थी क्योंकि जब ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ था अपना 1971 में, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान में, तो मुजीबुर रहमान को जो है अरेस्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में और ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई थी वेस्ट पाकिस्तान के लिए। अब जुल्फ़कार अली भुट्टो जब CMLA बने तो उन्होंने मुजीबुर रहमान जो कि अवामी लीग के लीडर थे उनको एग्ज़ाइल कर दिया, लंदन भिजवा दिया था रिलीज़ करके। ठीक है, और उसके बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कन्फाइन कर दिया था याया अली ख़ान को इन हिज हाउस। ठीक है, यानी कि हाउस अरेस्ट करवा दिया। अब वही वाली बात जिस तरह अयूब ख़ान जो है याया ख़ान को लेकर आए और याया ख़ान ने अयूब ख़ान को रास्ते से हटा दिया, वही सेम चीज़ जो है फिर याया ख़ान के साथ हुई। याया ख़ान लेकर आए जुल्फ़कार अली भुट्टो को और जुल्फ़कार अली भुट्टो ने याया ख़ान को ही रास्ते से हटा दिया। ठीक है, सेम चीज़ आप देखें कि रिपीट होती जा रही है। उसके बाद क्या होता है कि फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है एक कन्वीन करते हैं असेंबली और उसको ये टास्क देते हैं कि वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है, अब ये जो तीसरी बार असेंबली बन रही है। ठीक है, पहली हमारी असेंबली बनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1956 का आइन बनाने के लिए, उसके बाद दूसरी असेंबली बनी मलिक गुलाम मोहम्मद ने बनाई थी। ठीक है, और हमारा दूसरा आइन बनाया गया था, वो आइन भी ख़त्म हुआ। अब जाहिर सी बात है इस मुल्क के लिए कोई और नया आइन भी बनाना था, हमेशा के लिए मार्शल लॉ तो नहीं चल सकता था। तो इस वजह से जो है डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो ने असेंबली बनाई 14 अप्रैल 1972 को और उसको नया आइन बनाने के लिए टास्क दे दिया। उसके बाद जो वो असेंबली अपना इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट करती है 15 अप्रैल 1972 को। ठीक, उसके बाद उस इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया जाता है बाय असेंबली ऑन 17 अप्रैल 1972। 17 अप्रैल को असेंबली जो है पहले 15 अप्रैल 1972 को इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट करती है और उस ड्राफ्ट को जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है 2 दिन बाद जो है अप्रूव कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड मार्शल लॉ है वाज कम टू एन एंड ऑन 21 अप्रैल 1972, यानी कि 21 अप्रैल को फिर जो मार्शल लॉ लगा हुआ था जिसके CMLA जुल्फ़कार अली भुट्टो थे, वो मार्शल लॉ को ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कमेटी जो बनाई गई थी, ठीक है, जो ड्राफ्ट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कंप्लीट कर लेती है ड्राफ्ट नए कॉन्स्टिट्यूशन का 20 दिसंबर 1972 को। ठीक है, असेंबली बनी थी 14 अप्रैल 1972 को। कुछ महीनों बाद यानी कि 20 दिसंबर को असेंबली ने ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया नए कानून का, नए आइन का, और वो ड्राफ्ट जो है असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है 2 फरवरी 1973 को। उसके बाद थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन को बाय प्रेसिडेंट अप्रूव कर लिया जाता है 12 अप्रैल 1973। ठीक है, अब मार्शल लॉ यहाँ पर एंड हुआ। ठीक है, तो CMLA की जगह उस वक्त प्रेसिडेंट कौन हुए, हमारे जुल्फ़कार अली भुट्टो हुए। ठीक है, और जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है उसको अप्रूव करते हैं 12 अप्रैल 1973 को। आइन के मुताबिक क्या होता है कि प्रेसिडेंट जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है वो अपने आप को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लेते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सीट अज्यूम करते हैं, क्योंकि उस आइन के अंदर चेंजेस की जाती हैं और जो पावर पहले प्रेसिडेंट के पास थे वो प्रेसिडेंट से निकाल के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर दी जाती है। इस हिसाब से जो ज़्यादा पावर्स जो हैं वो PM के पास होते हैं। तो इसी वजह से जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है वो अपने आप को एज अ PM अपॉइंट करवाते हैं, यानी कि PM की सीट अपॉइंट कर लेते हैं और चौधरी फजल इलाही को पाकिस्तान के थर्ड प्रेसिडेंट चूज़ कर लेते हैं 14 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है 14 अगस्त 1973 से। ठीक है, अब अप्रूव तो हुआ था 12 अप्रैल को, लेकिन अगस्त से जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हुई। ठीक है,
अब उसके बाद क्या होता है, अब हमारा तीसरा आइन भी बन गया। आइन के अंदर और उस तीसरे आइन के अंदर कितनी बार अमेंडमेंट्स की गई हैं, किस किस तरीके से अमेंड्स की गई, उस आइन को कितनी बार एब्रोगेट किया गया या नहीं किया गया, आगे क्या होता है आइन बनने के बाद, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।